हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया क्लासेस। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में बायोलॉजी में देखे थे, और हम लोग का क्लास 10 का साइंस में बायोलॉजी चल रहा है, जो 6 चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो उसमें हम लोग पहले वाले वीडियो में देखे थे वायु श्वसन को मुख्य रूप में भेद कहता है। तो हम लोग देखे थे कि श्वसन को कितने भाग में बांटा जाता है। तो श्वसन को 2 वर्गों में भेद कहता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। और हाँ, जो स्टूडेंट्स आज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर से पहले वाले वीडियो को देख लें, और जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देख लें। और ये आज दूसरा पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वसन को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला आपका है वायवीय श्वसन, जिसमें से बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा है अवायवीय श्वसन, जिसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो पढ़ देते हैं वायवीय श्वसन। एरोबिक रेस्पिरेशन श्वसन का वह तरीका जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायु श्वसन कहलाता है। ये कह रहा है कि श्वसन का वह तरीका जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको वायु श्वसन कहा जाता है। इस तरह का श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। जो वायु श्वसन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह का श्वसन में अवायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, और इसमें जो इस श्वसन में अवायवीय श्वसन की अपेक्षा इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। मानव में इसी तरह शोषण होता है, जो मानव होते हैं इसमें इसी तरह शोषण होता है। दूसरा है दूसरा है अवायवीय श्वसन, जिसको से बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो श्वसन का वह तरीका जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन कहलाता है। याद रखिएगा, जो वायवीय श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जो वायवीय है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ये वायु श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन कहलाता है। इस अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह का श्वसन में अवायवीय श्वसन की अपेक्षा कम मात्रा में उत्पन्न होता है, और इसमें जो होता है ये अवायवीय श्वसन की अपेक्षा इसमें कम मात्रा में उत्पन्न होता है। ईस्ट खमीर में इसी तरह शोषण होता है, जो ईस्ट खमीर होता है उसमें इसी तरह का शोषण होता है। अब देखेंगे वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक श्वसन एंड एनारोबिक श्वसन। तो पहला वायु श्वसन अवायवीय श्वसन। तो वायु श्वसन पढ़ देखते हैं, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो वायु श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और वायु श्वसन में देखिए यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। इस श्वसन प्रक्रिया में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा अवायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक होती है। अवायवीय श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा अवायवीय श्वसन की अपेक्षा नहीं कम होती है। अब नेक्स्ट है मनुष्य में श्वसन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। मनुष्य में वायु शरीर में के अंदर नाक द्वारा जाती है। मनुष्य में जो वायु होता है वो शरीर के अंदर नाक द्वारा, मतलब नाक के द्वारा अंदर जाती है। नासाद्वार में अनेकों महीन बाल होते हैं। जो नाक होता है उसमें अनेकों महीन बाल होते हैं, जो वायु के साथ आने वाले धूल कणों को रोकते हैं। जो वायु में जो हवा आता है तो उसको में जो धूल कण आते हैं उसी को वे रोकते हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की एक परत होती है। क्या होती है कि इस मार्ग में एक श्लेष्मा का परत होती है। यह भी धूल कणों को अंदर जाने से रोकती है। जो ये भी धूल जो कण अंदर जाते हैं उसको रोकती है। इसके बाद वायु कंठ से होते हुए फुफ्फुस में प्रवेश करती है। उसके बाद जो वायु कंठ से होते हुए फुफ्फुस में, मतलब हृदय में प्रवेश करती है। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। फुफ्फुस के अंदर जो जो होती है वो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतकृत हो जाती है, और लास्ट में चल के जो गुब्बारा होता है उसी तरह संरचना में अंतर्गत हो जाती है। गुब्बारे जैसी इस संरचना को कुपिका कहा जाता है। जो गुब्बारे जैसी संरचना होती है उसको कुपिका कहा जाता है। कुपिका एक सतह उपलब्ध करती है। जो कुपिका होती है एक सतह उपलब्ध करती है, जिससे गैसों का विनिमय होता है। जैसे क्या होता है कि गैसों का विनिमय होता है। कुपिकाओं कुपिकाओं की भित्ति में रक्त वाहिकाओं का जाल होता है। जो कुपिकाएं होती है उसमें रक्त भित्ति का जाल होता है। जब मानव वायु को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है तो यह फुफ्फुस होते हुए कुपिका तक पहुँचते हैं। जब सांस को, वायु को, हवा को जब अपने अपने अंदर ग्रहण करता है तो ये फुफ्फुस होते हुए कुपिका तक पहुँचती है। जिससे कुपिका को अतिरिक्त सतह पर दबाव पड़ता है। जिससे क्या होता है कि कुपिका को अतिरिक्त सतह होता है उस पर दबाव पड़ता है, और यह वायु कुपिका से जुड़ी रक्त वाहिकाओं
चला जाता है। और उससे क्या होती है कि ये जो और ये वायु जो कुपिका से जुड़ी होती है वो रक्त वाहिका तक चला जाता है और हवा से हृदय से होते हुए शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। और वहाँ से हृदय से होते हुए शरीर की प्रत्येक जो कोशिका होती है वहाँ तक पहुँच जाता है। पुनः शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं द्वारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के द्वारा कुपिका तक पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं को जो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के द्वारा जब खून के द्वारा उसको ब्लड द्वारा कुपिका तक पहुँचा दिया जाता है। और कुपिका के माध्यम से या फुफ्फुस से होते हुए मानव के नाक द्वार के द्वारा शरीर के बाहर हो जाता है। इस तरह से मानव में श्वसन की क्रिया होती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। ये आपका डायग्राम है मानव श्वसन तंत्र का, जो ड्रॉ किया आप लोग बुक में देख लीजिएगा अच्छे से। ये नाक द्वार है, ये यहाँ मुख गुहा है, ये ग्रसनी है, ये यहाँ पे कंठ होता है, यहाँ पे श्वास नली उपस्थि बल है, यहाँ फुफ्फुस, ये जो रिब्स होती है जो आप लोग दोनों बगल हड्डियाँ होती है इसी को फुफ्फुस होता है, ये पसलिया, ये डायफ्राम कुपिका के श्वास नली का श्वसनी और ये कुपिका। तो ये डायग्राम है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जलीय जीवों में श्वसन की दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। कह रहा है कि जो जलीय जीव में श्वसन की दर होती है वो स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब कि कह रहा है कि जो जल में जीव रहती हैं उसमें जो श्वसन की दर होती है वो जो धरती पर जीव रहते हैं उसे अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। क्योंकि क्या होता है कि जल में जो विलेय की मात्रा होती है वो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए अपनी आवश्यकता के लिए जलीय जीव में श्वसन की दर अधिक होती है। उसके बाद है ऊतक, जिसको इंग्लिश बोलते हैं टिश्यू। एक समान संरचना वाली तथा समान कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ये कह रहा है कि एक समान संरचना वाली और एक समान कार्य वाली कोशिकाओं को ऊतक कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। और आपका नेक्स्ट टॉपिक है मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। तो ये इसमें अगर ये मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ह्यूमन हार्ट पे, जिसमें बताऊंगा बिल्कुल बारीकी से कि बिल्कुल शुरू से बताऊंगा कि ह्यूमन हार्ट में कैसे क्या होता है, कैसे ब्लड अंदर जाता है, कैसे ब्लड को साफ़ करता है, ब्लड को कैसे पूरे शरीर में भेजता है, कितनी बार हृदय धड़कता है, कैसे क्या होता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो अच्छे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन हार्ट। मानव का हृदय एक पेशी अंग है। जो मानव का हृदय है वो एक पेशी अंग है जो हमारी बंद मुट्ठी के आकार की होती है, जो हमारी एक बंद मुट्ठी की आकार की होती है। हृदय में ऑक्सीजन रक्त तथा वियासनित रक्त अलग अलग करने की व्यवस्था होती है। ये कह रहा है कि जो हृदय में ऑक्सीजनित रक्त तथा वियासनित रक्त को अलग अलग करने का, इसका मतलब हुआ कि जो अशुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त मतलब शुद्ध खून और ब्लड और अशुद्ध ब्लड को अलग अलग करने की व्यवस्था होती है। इसलिए मानव का हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो मानव का दिल होता है वो 4 भागों में बटा होता है, 4 कोष्ठ बटा होता है। ये 4 कोष्ठ होते हैं। जो 4 कोष्ठ क्या कौन कौन होते हैं? दाया अलिंद, दाया नीलय, बाया अलिंद तथा बाया नीलय। ऑक्सीजनित रक्त फुफ्फुस से होते हुए हृदय के बाया अलिंद में प्रवेश करता है। जो ऑक्सीजनित रक्त होता है मतलब कि जो शुद्ध रक्त होता है वो क्या होता है कि फुफ्फुस से होते हुए हृदय के बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। रक्त एकत्रित करते समय यह बायां अलिंद शिथिल रहता है। जो रक्त एकत्रित करता है तो बायां अलिंद शिथिल रहता है, मतलब कि रुका रहता है। जब बायां नीला फैलता है तब बायां अलिंद संकुचित होने लगता है। जब बायां नीला जब फैलता है तब बायां अलिंद वो संकुचित होने लगता है, जिसके कारण ऑक्सीजनित रक्त बायां अलिंद से बायां नीला में प्रवेश कर जाता है। कह रहा है कि जब बायां अलिंद फैलता है मतलब जो फूलता है तब बायां अलिंद संकुचित होता है मतलब सिकुड़ जाता है। तो जब सिकुड़ता है तो क्या होता है, जो ऑक्सीजनित रक्त होती है, जो शुद्ध रक्त होती है, वो बायां अलिंद से बायां नीलय में प्रवेश कर जाता है। पुनः जब बायां नीलय संकुचित होता है उसको क्या, जब बायां नीलय संकुचित होता है तब ऑक्सीजनित रक्त को पूरे शरीर में पंपित कर लिया जाता है। जब पुनः जो कह रहा है कि जब बायां नीलय संकुचित होता है, सिकुड़ता है, तब ऑक्सीजनित रक्त को पूरे शरीर में पंपित कर लिया जाता है। कोशिकीय प्रक्रियाओं में यह ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जाता है, जिससे पुनः रक्त कणिकाओं के द्वारा
जिसे पुनः रक्त निकायों द्वारा हृदय के दायां अलिंद में भेज दिया जाता है। ये कह रहा है कि जब पूरा प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद से क्या किया जाता है कि रक्त नलिकाओं के द्वारा इसे हृदय के दायां अलिंद में भेज दिया जाता है। इस समय दायां अलिंद शिथिल रहता है। उसमें क्या होता है, जो दायां अलिंद तो शिथिल रहता है, पुनः जब दायां नीले फैलता है तब दायां अलिंद संकुचित होने लगता है, जिसके कारण विषाक्तजनित रक्त दायां अलिंद से दायां निलय में चला जाता है। जब जब क्या होता है, पुनः जब दायां अलिंद फूल फैलता है तब दायां अलिंद संकुचित होने लगता है। उसको तो क्या होता है, जिसके कारण जो विषाक्तजनित मतलब जो अशुद्ध रक्त होते हैं वो दायां अलिंद से दायां निलय में चल जाता है। पुनः जब दायां निलय संकुचित होता है तब विषाक्तजनित रक्त फुफ्फुस तक पंपित हो जाता है, जहाँ से यह कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त से अलग कर देता है। इस तरह से मानव का हृदय कार्य करता है। इस तरह से जो होता है मानव का हृदय जो कार्य करता है। तो इसका पूरा मैं विस्तार से एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, जिसका नोट जो आप लोग देख लीजिएगा। और ये एक छोटा सा ह्यूमन हार्ट का मानव हृदय का डायग्राम है, देख लीजिए, बुक में अच्छा से दिया होगा। नेक्स्ट है दोहरा परिसंचरण। मानव के शरीर में रक्त का एक चक्र पूरा करने में हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। ये कह रहा है कि मानव के शरीर में रक्त की एक चक्र को, जो रक्त की चक्र होती है मानव के हृदय में, वो पूरा करने में 2 बार गुजरना पड़ता है। हृदय से होकर उसको 2 बार गुजरना पड़ता है। जैसे कि जो ब्लड होती है वो फिर हृदय में जाके शुद्ध रक्त बनाता है, फिर पूरे शरीर में जाता है। तो इसी चक्र में उसको हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। इसे ही दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। दोहरा परिसंचरण ऑक्सीजनित रक्त तथा विषाक्तजनित रक्त को अलग रखने के लिए आवश्यक है। जो दोहरा परिसंचरण होता है वो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को अलग रखने की आवश्यकता आवश्यक है। इसके लिए हृदय दायां तथा बाएं भाग में विभक्त होता है। इसके लिए जो हृदय आपका जो दायां और बायां भाग में बटा रहता है। दोहरा परिसंचरण के कारण ऑक्सीजनित विषाक्तजनित तथा रक्त एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। जो दोहरा परिसंचरण के कारण क्या होता है, जो ऑक्सीजनित रक्त और विषाक्तजनित मतलब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। जिसके कारण क्या होती है कि कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जो अत्यधिक ऊर्जा निर्माण के लिए आवश्यक है। जो क्या होता है, जो अधिक जो ऊर्जा है तो उसके निर्माण के लिए आवश्यक है। हम जैसे जीवों को जीवित रहने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो हम जब जीव हैं जो जिसको जीने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, जिसमें दोहरा परिसंचरण उपयोगी है। जिसमें क्या होता है कि दोहरा जो परिसंचरण है वो उपयोगी है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है रुधिर, ब्लड। तो चलिए देखते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। जो रक्त है वो एक तरल बहुत संयोजी ऊतक है। यह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का ले जाता है। रक्त में मुख्य रूप से 4 तरह के पदार्थ होते हैं। जो रक्त होते हैं उसमें मुख्य रूप से 4 तरह के पदार्थ होते हैं। पहला है श्वेत रक्त कण, जिसमें से बोलते हैं वाइट ब्लड क्लॉट वेसल्स, WBC। यह जल की तरह रंगहीन होता है। ये जो होता है ये जल की तरह रंगीन होता है, मतलब जल की तरह होता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। श्वेत रक्त क्या करता है, अपने शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र होती है उसको मजबूत बनाता है। जब शरीर का कोई हिस्सा कट या छील जाए तो यह WBC शरीर में हानिकारक सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने से रोकता है। जब शरीर आपका कभी कट जाए, छील जाए, तो ये क्या करता है, तो ये WBC शरीर में जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हैं उसको वहाँ तक प्रवेश करने में ये रोकता है। उसके बाद है लाल रक्त कण, रेड ब्लड कार्पसल्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RBC। तो देखिए इसका रंग लाल होता है। जो RBC होता है इसका रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है। इसका रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। यह हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और जो ये हीमोग्लोबिन होता है उसी को वही ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। जब शरीर का कोई हिस्सा कट या छील जाए तो यह प्लेटलेट्स कटे हुए हिस्से पर थक्का के रूप में जम जाता है और रक्त का बहना बंद हो जाता है। ये
प्लेटलेट्स से क्या कार्य होता है कि जब आपके शरीर में कोई हिस्सा पे कट जाए या छिल जाए तो ये क्या करता है, प्लेटलेट्स उस कटे हुए हिस्से पर अपन थक्का जमाता है जिससे कि रक्त का बहना बंद होता है। आप देखते हैं कि जब आपका कोई पे कट जाता है या छिल जाता है तो ब्लड जब बहता है तो फिर वहाँ पे कुछ ब्लड से थक्का बन जाता है जो कि ब्लड को बहने से रोकता है। तो वो कार्य कौन करता है, वो कार्य आपके ब्लड शरीर में प्लेटलेट्स करता है। उसको होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक तरल माध्यम होता है। जो प्लाज्मा होता है वो एक तरल माध्यम होता है जिसमें श्वेत रक्त कण, लाल रक्त कण तथा प्लेटलेट्स मिले होते हैं। इसमें क्या होता है, जो श्वेत रक्त कण और लाल रक्त कण होते हैं वो मिले होते हैं। इसके साथ साथ यह कई तरह के पदार्थों का परिवहन भी करता है। उसके साथ साथ क्या करता है कि ये कई तरह के पदार्थ होते हैं उसका परिवहन भी करता है। उसके बाद है रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। जब रक्त हमारी रक्त वाहिकाओं से होकर गुजरती है, कह रहा है कि जब जब रक्त होती है वो हमारी जब रक्त वाहिकाओं से वो गुजरती है तब यह रक्त वाहिकाओं के अतिरिक्त सतह पर एक दाब आरोपित करता है। उसके बाद क्या होता है कि तब यह रक्त वाहिकाओं के अतिरिक्त, मतलब जो रक्त वाहिका उसके अतिरिक्त सतह पर एक दाब और आरोपित करता है जिसे रक्त दाब कहा जाता है। मानव का सामान्य रक्त दाब 120/8 होता है। रक्त दाब को एक विशेष तरह के यंत्र से मापा जाता है जिसे एस्फाइगोमैनोमीटर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, एस्फाइगोमैनोमीटर कहा जाता है। उसके बाद है आपका धमनी, जिसे बोलते हैं आर्टरी। धमनी ऐसी रक्तवाहिकाएं हैं धमनी एक ऐसी रक्तवाहिनी है जो रक्त को हृदय से शरीर से विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी क्या करती है, जो रक्त को हृदय से शरीर से विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी की स्थिति मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि ये रक्त हृदय से उच्च दाब से निकलता है। क्योंकि इसलिए मोटी होती है क्योंकि जो रक्त होता है वो हृदय से उच्च दाब से निकलता है। तो यहाँ तक कि अब इसके आगे हम लोग सिराएँ पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिराएँ पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन को क्लिक कर लिया क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स को इसी तरह का नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि नोट्स कैसे मिलेगा या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।